नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते से मैं आपसे नहीं जुड़ पाया क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका या फिर भारतीय संसद को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया था और आज हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। भारत में या फिर भारत गणराज्य में, भारत संघ में जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि इन टॉपिक्स से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें आप वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे और हो सकता है बाद में एग्ज़ाम के समय आपको याद ना आए। इसलिए सभी लोग सबसे पहले पेन और पेपर लेके आ जाएं। पेन और पेपर पे जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं वो सारे के सारे नोट करते चलें। वीडियो देखने से पहले सारे लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसको हम भारत का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक भी बोलते हैं, या फिर भारत की कार्यपालिका, विधायिका दोनों का ही मुखिया भी इसी को बोलते हैं। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों में सर्वोपरि होता है राष्ट्रपति। और कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्यपालिका में जैसे हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, उसके अन्य मंत्री समूह के सदस्य हैं, इसके अलावा भारत का न्यायवादी है, महान्यायवादी है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कार्यपालिका में। इन सारी कार्यपालिका का मुखिया भी राष्ट्रपति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद भी आपको बताएंगे जिनको आप नोट करते चलें। पुलिस के एग्ज़ाम में अक्सर अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अन्य एग्ज़ाम्स में अनुच्छेद उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। एसएससी वगैरह में तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अन्य बीच में से जो होते हैं उनसे। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 52 में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति नाम के पद का वर्णन है कि भारत में एक पद होगा राष्ट्रपति का। उसके बाद अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का मुखिया या फिर कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जानकारी है। अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि निर्वाचन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जहाँ जनता सीधे चुनाव करती है वो प्रत्यक्ष, और जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। इस निर्वाचन की एक पद्धति है जिसका एक बड़ा कठिन सा नाम है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आता है। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से मतलब होता है कि जिसमें सभी राज्यों से सभी सदस्यों का एक अनुपात में लगभग समान प्रतिनिधित्व निकल के आता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल के द्वारा फिर वोट डाले जाते हैं। जो निर्वाचक मंडल में जो भी लोग होते हैं वो हमारे ही चुने हुए सदस्य होते हैं। और इस प्रकार उसके बाद क्या होता है कि उस निर्वाचक मंडल में सभी के मतों का कुछ मूल्य होता है, और उस मूल्य के आधार पर जो भी प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं सबसे ज़्यादा मूल्य वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो निर्वाचक मंडल से 2 प्रश्न एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, और दूसरा एक और प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं। पहले लोकसभा में 545 सदस्य होते थे जिसमें 2 मनोनीत होते थे। अब वो 2 मनोनीत खत्म कर दिए गए। कुल सदस्य होते हैं 543 जो सारे के सारे निर्वाचित हैं। तो वो सारे के सारे लोग निर्वाचक मंडल में होंगे। दूसरे नंबर पे जो राज्यसभा है, इसके हमारे जितने भी निर्वाचित हैं, मतलब 12 को छोड़ के जो भी बचे हैं, 12 तो मनोनीत होते हैं, उनको छोड़ के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। इसके अलावा जितने भी भारत में राज्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत भी नहीं, मनोनीत कहीं कहीं होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थान छूटे रहते हैं मनोनीत के। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विधानसभाओं की
निर्वाचित सदस्य जो भी होंगे वो सारे के सारे निर्वाचक मंडल में होंगे। और चौथे नंबर पे दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, इनमें विधानसभा होती है और इस विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी जो विधानसभाएं हैं इनके सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 4 लोग हमारे निर्वाचक मंडल में हो गए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये 4 लोग निर्वाचक मंडल में हो गए। एक और प्रश्न, जो कौन कौन से निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं, कौन लोग निम्नलिखित में से निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर विधानसभाओं में कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिन राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा निर्वाचक मंडल। इसके बाद आती है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हता या फिर योग्यता है। अर्हता योग्यता की बात है, कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, आप सबको पता ही हैं, जो 5th 6th लेवल की हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब चीज़ें। मुख्य जो प्रश्न आता है वो हमारा आता है कि किस अनुच्छेद में योग्यता का वर्णन है, तो वो अनुच्छेद 58 में योग्यता का वर्णन है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और हिंदुस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी अधिकतम उम्र तय नहीं है, कितनी भी उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम CJI भी बोलते हैं या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है 5 वर्ष है, लेकिन इतना सरल प्रश्न पेपर में नहीं आता है। पेपर में प्रश्न अक्सर आता है कि यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते मृत्यु हो जाती है अथवा महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाता है, तो इस कंडीशन में जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो कितने समय के लिए होगा। उसमें ऑप्शन में आपको दिया होगा बचे हुए कार्यकाल के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 5 वर्ष, दूसरा हो सकता है दिया गया हो 6 महीने या कुछ और ऑप्शन हो सकता है। तो एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके शपथ ग्रहण से अगले 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, भले ही किसी राष्ट्रपति की मृत्यु या महाभियोग के कारण उसने बीच में चुनाव कराने पड़े हों, लेकिन जिस दिन वो शपथ ग्रहण लेगा उससे अगले 5 साल तक वो रहेगा, बशर्ते उसके ऊपर महाभियोग ना लगे, जो कि हिंदुस्तान में अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लगा है। अगला एक और क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसी बाउंडेशन अमेरिका में तो है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार कितने भी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 1 कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3 कार्यकाल, कोई सीमा तय नहीं है। अगला एक और प्रश्न आता है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कि तो राष्ट्रपति के महाभियोग का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। अब महाभियोग होता क्या है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति कदाचार का दोषी पाया गया, कदाचार है जिसको आप सरल भाषा में भ्रष्टाचार बोल सकते हो, उसका दोषी पाया गया, उस कंडीशन में उसको महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। महाभियोग से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एग्जाम में कि क्या महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन में उस संकल्प को प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। मान लीजिए लोकसभा में अगर ये संकल्प पेश होता है महाभियोग से संबंधित, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स के उस संकल्प पे पहले से ही साइन होने चाहिए, तभी वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है अपना जो पक्ष रखना है, कि उसको अपनी सफाई में जो भी कुछ कहना हो वो रखने के लिए उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। अगली बार क्या होगा, फिर उसके बाद जब 14 दिन का समय पूरा हो जाएगा वो अपना पक्ष रख देगा। फिर महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, अलग अलग, जी हाँ एक साथ नहीं, लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उसका पारित होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चूँकि ये
चीज़ व्यवहारिक दृष्टि से काफ़ी कठिन है और भारत में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा असंभव सा है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां अथवा कार्य। ये तो राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हो गई, उसका पद हो गया, शपथ हो गई, आपकी महाभियोग हो गया, कुछ अनुच्छेद हो गए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कई प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की। कार्यपालिका संबंधी सबसे प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति को जो मिली हुई है वो ये है कि वो कार्यपालिका का मुखिया है। लेकिन चूंकि हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक पद्धति को फॉलो करता है, वहाँ पर सर्वोच्च शक्ति जनता में और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में या फिर संसद में समाहित है, इसलिए राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अपने कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य प्रधानमंत्री एवं उसकी कैबिनेट या फिर मंत्री समूह जो है उसकी सलाह के आधार पर ही करने होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। तो पहला अधिकार हो गया कार्यपालिका संबंधी ये कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के मुताबिक प्रधानमंत्री एवं उसके कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। दूसरा जो आपका कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं उसमें है नियुक्तियाँ। बहुत सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति के करने का मतलब ये हुआ कि उन नियुक्ति पत्रों पे हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन वो सभी नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही नियुक्तियाँ की जाती हैं। जैसे सबसे पहली नियुक्ति जो है, जो राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है, वो करता है भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति। मतलब जब आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण हो रहा होता है उस समय पे प्रधानमंत्री या फिर मंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद पास में राष्ट्रपति बैठे होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे नियुक्ति पत्र पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों के नियोक्ता जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है भारत के प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी जो सरकार का पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर अन्य कोर्ट में। तीसरी नियुक्ति है कैग। कैग को आप बोलते हो भारत का महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में इसको बोलते हो, कभी कभी एग्जाम में आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सारा का ऑडिटिंग का सारा काम करता है, ऑडिट करने का, वो कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की और हाई कोर्ट के सभी जजेस की नियुक्ति करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश के बाद वो स्वयं करता है। अगला आपका है जितने भी हमारे राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला है आपका सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसके सदस्यों और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला है कुछ आयोग होते हैं जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हो गया, आपका ओबीसी आयोग हो गया, भाषाई आयोग हो गए, इन सबके अध्यक्षों और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला जो आपका है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों से हमारा आशय है कि विधायिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वैसे तो मैं अपने पिछले लेक्चर में कई चीज़ें इसमें से बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ। अनुच्छेद 85 के मुताबिक संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र का अवसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये तीनों अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला जो इसका विधायिका संबंधी अधिकार है वो ये है कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि से संबंधित 12 लोगों की, 12 सदस्यों की जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से करता है। अगला है जो सब बेहद महत्वपूर्ण एक राष्ट्रपति का कार्य होता है वो है संसद के प्रथम अधिवेशन को जो संबोधित करने का कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। अगला है कुछ विधेयक होते हैं जैसे धन विधेयक हो गया या फिर राज्यों की सीमाओं से संबंधित विधेयक या फिर नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, इन सभी में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विधायिका संबंधी कार्य है राष्ट्रपति का वो ये है कि कोई भी अधिनियम जब एक बार लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है उसके बाद वो कानून का रूप तभी धारण करता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ये आपके राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार और कार्यपालिका संबंधी अधिकार हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास अन्य भी कई शक्तियाँ हैं, जैसे सैन्य शक्तियाँ हैं, उसकी वीटो पावर्स हैं और भी कुछ शक्तियाँ हैं जिनके बारे में
मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूँगा, चूँकि बहुत बड़े वीडियोज़ आपको देखने में भी असुविधा होती है और हमें बनाने में भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।